हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एस 700, जिसको हम लोग फास्ट ट्रैक तरीके में सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा 100% कॉन्सेप्ट के साथ। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग एस 700। एस 700 का नाम है फॉर्मिंग एंड ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट में ये आता है कि ऑडिटर्स रिपोर्ट का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होता है। तो उसके एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल में आता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। फिर आता है एड्रेसी। एड्रेसी अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो एड्रेसी मेंबर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर्स होंगे। और यदि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है तो एड्रेसी जो होंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। तो ये डिफर करता है जीपीएफएस है कि एसपीएफएस है। उसके बाद आता है ऑडिटर्स का ओपिनियन कि ऑडिटर का ओपिनियन कैसा है। उसके बाद आएगा बेसिस फॉर ओपिनियन। फिर आता है गोइंग कंसर्न। फिर आता है की ऑडिट मैटर, देन अदर इन्फॉर्मेशन, ये हम लोग ऐसे 720 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो होती है मैनेजमेंट की। तो यहाँ पर बेसिकली मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन आएगा। फिर आएगा ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। देन आएगा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन है इसको लोकेट कहाँ रखेंगे, कहाँ, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर कारो हो सकता है। और हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 143 में और भी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, वो हम लोग कारों में पढ़ेंगे और ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स में पढ़ेंगे। फिर आता है उसके बाद ऑडिटर जो है सिग्नेचर साइन करता है, प्लेस ऑफ सिग्नेचर देता है और डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बताता है। इसका मेमोरी टेक्निक आपका होगा ताओ बीजी कोमा लो एसपीडी। थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, मगर याद रखिएगा ये है इसका मेमोरी टेक्निक। हाँ, आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि गोइंग कंसर्न पैरा कहाँ पे प्लेस्ड होता है, या फिर ये पूछ देगा कि ऑडिट मैटर पैरा कहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो आप लोग को बताना होगा कि गोइंग कंसर्न पैरा जो होता है वो प्लेस्ड होता है आफ्टर द बेसिस फॉर ओपिनियन, इसके बाद एंड बिफोर द की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। तो इसीलिए मैं ये मेमोरी टेक्निक आप लोग को बता रही हूँ। इस मेमोरी टेक्निक में आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ताओ बीजी कोमा लो एसपीडी, ताओ बीजी कोमा लो एसपीडी, ताओ बीजी कोमा लो एसपीडी। ऐसे इसको बार बार बोलेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। टी फॉर टाइटल, ए फॉर एड्रेसी, ओ फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, बी फॉर बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन, देन गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद location of the description of auditor's responsibility, then other reporting responsibility, signature, place and date। याद रखिएगा सबसे ये यहाँ पर 2 बार ओ यूज हो रहा है, तो इस ओ पहले आएगा अदर इंफॉर्मेशन, देन उसके बाद आएगा आपका अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। एक और बात है दोस्तों, यहाँ पर अगर लॉ एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर्मेट फॉर व्हाट ऑडिटर्स रिपोर्ट के लिए, तब हम तो बना रहे ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। करेंगे कि बिना एसएस को कंप्लाई किए हुए भी हम लोग क्या कर देंगे, रेफर कर देंगे कि हम लोग ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो एसएस से कंप्लाई करता है। तो इसीलिए एसएस वाले भी चालाक हो गए, वो जानते हैं कि आप लोग बिना कंप्लाई किए हुए भी लिख देंगे कि मेरा जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है एसएस से भी कंप्लाई करता है, जबकि वो कंप्लाई तो सिर्फ लॉ एंड रेगुलेशन को कर रहा है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ये बताया गया है कि अगर मिनिमम ये सारे एलिमेंट जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ताओ बीजी कोमा लो एसपीडी, ये सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए अगर रिपोर्ट लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो हाँ, इनमें से सिर्फ 3 चीज ना रहे तो भी हम लोग एसएस को रेफर कर सकते हैं। वो 3 चीज आपका होगा अदर इंफॉर्मेशन, एक होगा लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होगा अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ से यहाँ तक लिखा भी हुआ है कि रिपोर्ट प्रेस्क्राइब बाय एलआर देन रेफर टू एसेस ओनली ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट, मतलब ये वाला, ये सारा एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए एक्सेप्ट अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, हाँ, अब आते हैं कि हमारा जो ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या आता है। तो ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन में सबसे पहले आएगा
कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंटिटी को कि किसने फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट, आइडेंटिफाई करना होगा एंटिटी को जिसका फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया गया है। बताएंगे हम लोग कि फिनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। फिर जितने भी फिनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब टाइटल ऑफ ईच फिनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक फिनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, बहुत कुछ आ जाते हैं। तो वो बताएगा कि हम लोग किस किस चीज़ पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। टाइटल को आइडेंटिफाई करेगा, ईच आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट। देन हम लोग नोट्स को भी रेफर करते हैं, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यहाँ पर एमसीक्यू बना सकता है कि नोट्स और सिग्निफिकेंट समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जब हम ऑडिटर्स अपना रिपोर्ट इशू करेंगे तो ये भी इंक्लूड होगा, इस पे भी रिपोर्ट इशू करेंगे। साथ ही साथ उसमें बताएंगे डेट और पीरियड कवर्ड बाय ईच फिनेंशियल स्टेटमेंट, कि क्या डेट और पीरियड है फिनेंशियल स्टेटमेंट का जिसपे हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। फिर से दोस्तों रिपीट करती हूँ, आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को जिसका फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया गया है, बताएंगे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड, सभी टाइटल को आइडेंटिफाई करेंगे, नोट्स को रेफर करेंगे और डेट और पीरियड को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑडिटर्स ओपिनियन में। अब बात करते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में क्या क्या आएगा। तो बेसिस फॉर ओपिनियन में हम बताएंगे कि ऑडिट जो है वो एज पर एसेस कंडक्ट हुआ है। उसके बाद ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को रेफर करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द एंटिटी, साथ ही साथ में अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल किया है और ऑडिटर को साई मिल चुका है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है। फिर से दोस्तों बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आएगा कि ऑडिट जो है एसेस के अकॉर्डिंग कंडक्ट हुआ है। ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को रेफर करेंगे। ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट है इन अकॉर्डेंस विथ रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स और साथ ही साथ अदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल किया है और साई मिल चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेमिंग का कि फ्रेमिंग कैसे होगा। अभी हम लोग ऊपर में पढ़ के आए हैं, मैं आप लोग को क्रॉस वेरीफाई करवाऊंगी दोस्तों। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव ऑडिटेड द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डैश कंपनी। तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ है। जब ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन में सबसे पहला था कि आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फिनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड एंड देन स्टेट दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। तो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि वी हैव ऑडिटेड द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दैश कंपनी, दोनों पूरा हो गया। उसके बाद हम बताएंगे विच कंप्राइज, क्या क्या वो कंप्राइज करता है, कौन कौन से फिनेंशियल स्टेटमेंट को वो कवर करता है। ईच फिनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल रहेगा, देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट है, उसके बाद SPL है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। प्लस ये सब के साथ साथ में ये भी बताया है पीरियड फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पर बताया गया है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो कौन कौन सा क्या पीरियड है वो बताएगा। तो कैसे ड्राफ्ट होगा, सबसे पहले बताएंगे कि वी हैव ऑडिटेड द फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डैश कंपनी और विच कंप्राइजेस, जो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्राइज करता है विथ एज एट और थ्रू आउट द पीरियड, वो बता देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये लाइन आएगा, पहले बता देंगे कि ऑडिट किया है किस एंटिटी का और क्या क्या कंप्राइज करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट, क्या डेट और पीरियड है, वो सब बता दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, मेरे ओपिनियन में और जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता चला है, या फिर अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, जो भी एक्सप्लेनेशन मुझे मिला है, according to the explanation given to us, the aforesaid financial statement gives true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework और generally accepted accounting principle। ठीक है, ये हो गया फ्रेमिंग करना कि हम लोग ऑडिटर्स ओपिनियन सेक्शन जब अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा तो फ्रेमिंग कैसे करेंगे। अब बात करते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, जो अभी हम लोग पढ़े कि यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ऑडिट एज पर एसेस हुआ है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट था, अदर एथिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया है, प्लस ये बताएंगे कि साई मिल चुका है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शंस को भी रेफर करेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में कि वी कंडक्टेड आवर ऑडिट एज पर एसेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है we conducted our audit in accordance with SS and our responsibility under those describe the auditor's responsibility। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हो गया। उसके बाद
वी आर इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट है। देखिए मैं यहाँ पर मार्क कर देती हूँ कि ऑडिट हुआ है इन अकॉर्डेंस विथ, ऑडिट हुआ है इन अकॉर्डेंस विथ एसेस, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को रेफर करेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट है, अदर एथिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया है, और ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। जो बातें हम लोग अभी पढ़े हैं उसी को यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये बताएंगे we conducted audit as per assess, we are independent with the entity and fulfill all the ethical requirements, refer to the auditor's responsibility section, and then we believe that audit evidence obtained which is sufficient and appropriate, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गोइंग कंसर्न के बारे में ऐसे 570 में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, उसके बाद एक ये दोस्तों ये एमसीक्यू में आ सकता है, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो कहाँ पर लोकेटेड होगा। तो ये 3 जगह पे लोकेटेड हो सकता है दोस्तों। या तो ऑडिटर्स रिपोर्ट विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट में ही होगा, या फिर अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर्स रिपोर्ट जब पूरा बन जाएगा तो लास्ट में अपेंडिक्स के तौर पे, या फिर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाइट पे वो भी हम लोग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को प्लेस कर देते हैं। अगर लॉ एंड रेगुलेशन एक्सप्रेसली परमिट ऑडिटर टू डू सो, लॉ एंड रेगुलेशन को ऐसा बोलना चाहिए कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जो है, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन अब मेरे वेबसाइट पे डालिए, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ एमसीक्यू बन सकता है, याद रखिएगा। हम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी के वेबसाइट पे अपना ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन तभी डाल सकते हैं जब लॉ एंड रेगुलेशन और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्रेसली परमिटेड द ऑडिटर टू डू सो। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऑडिटर जो है, मान लीजिए कि एक फिनेंशियल स्टेटमेंट है, एक ही फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपका बनाया गया है एज पर एसेस एंड एज पर इंटरनेशनल एसेस, ठीक है। अब मैं हूँ इंडिया का ऑडिटर, मुझे इन दोनों पे रिपोर्ट देना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू कर दूँ जिससे मेरा काम हो जाए। तो हम लोग एक ही ऑडिटर्स रिपोर्ट में तभी इन दोनों एसेस को रेफर कर सकते हैं जब इन दोनों के बीच में देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट इन द आईएसएस और सच ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और अदर जुरिस्डिक्शन एंड दोज एसेस। मतलब कि एसेस, आईएसएस और एसेस बाय अदर जुरिस्डिक्शन, इन सभी में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो जो कि लीड करता हो ऑडिटर को फॉर्म करने के लिए डिफरेंट ओपिनियन, या फिर इंक्लूड नहीं करने के लिए ईओएम और ओम पैरा। साथ ही साथ ऑल मिनिमम एलिमेंट्स जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं वो सभी प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सेप्ट वो 3 चीज। एक आपका था अदर इंफॉर्मेशन, एक आपका था अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आपका था ये हो गया एक, ये हो गया 2, और एक था आपका लोकेशन। लोकेशन जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर से बोलती हूँ दोस्तों, जब एक ही फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ एज पर एसएस और आईएसएस, तब हम लोग इंडिया के ऑडिटर जो है हम लोग को रिपोर्ट देना है, तो हम अपना एक ही रिपोर्ट में इन दोनों एसेस को रेफर करने का सोच रहे हैं। तो ऐसा हम लोग तभी कर सकते हैं जब इन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जो ऑडिटर को लीड करे टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन और नॉट टू इंक्लूड एन ईओएम और ओम पैरा। साथ ही साथ सभी मिनिमम एलिमेंट जो भी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं वो सभी प्रेजेंट होने चाहिए, एक्सेप्ट अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का एक एग्जांपल हो गया स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो कि ज़रूरी नहीं है एप्लीकेबल फिनेंशियल एएफआरएफ के तहत, वो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट करना, ठीक है। अब ऐसे एसआई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं। एसआई जो है ये या तो इंटीग्रल पार्ट होगा, ठीक है, या फिर इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है तो मेरा जो ओपिनियन है वो इसके ऊपर भी कवर्ड होगा, यानी कि सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन, ठीक है। अगर ये नॉट इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है फिनेंशियल स्टेटमेंट का, तब हम लोग क्या करेंगे,
तब हम लोग देखेंगे कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, हाउ इट इज प्रेजेंटेड। अगर ये प्रेजेंटेशन जो है सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम व्हाट, ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, अगर ये डिफरेंट है फ्रॉम ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट देन इट इज ओके, तब हम लोग ऑडिटर को कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर इसको ऐसे प्रेजेंट, अगर ये अनऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि ये लग रहा है कि कंबाइन करके मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि ऑडिटर इस पे भी अपना रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब हम लोग मैनेजमेंट को बोलेंगे क्या कि आप अपना प्रेजेंटेशन चेंज कीजिए, प्रेजेंटेशन को चेंज करो। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है, मैनेजमेंट मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब हम लोग क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, ये रहा, हम एक्सप्लेन करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट में कि ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड। फिर से दोस्तों रिपीट करती हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया, एक बार हम लोग पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते हैं। इफ़ SI इज नॉट रिक्वायर्ड बाई AFRF एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, देन अगर प्रेजेंटेड विद ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, तब ऑडिटर इवेलुएट करेगा अपने प्रोफेशनल जजमेंट में कि क्या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इंटीग्रल पार्ट है। व्हेन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट देन सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन शैल बी कवर्ड बाय ऑडिटर्स ओपिनियन। अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तब ऑडिटर इवेलुएट करेगा कि क्या ये प्रेजेंट हुआ है इन अ वे दैट सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिटर बोलेगा मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए इसका प्रेजेंटेशन को। लेकिन मैनेजमेंट जब रिफ्यूज करता है टू डू सो, तब ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि अनऑडिटेड एसआई कौन है, वो अपने रिपोर्ट में बताएगा। कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, तो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में बताएगा कि स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर देगा और ये भी बता देगा कि आवर ओपिनियन इज नॉट कवर्ड ऑन दैट सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, ये फिर ऐसे बता देगा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हैज़ नॉट बीन ऑडिटेड। और एक बात दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको एक MCQ ऐसे पूछ सकता है कि significant communication of significant deficiency ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहाँ आएगा, डेफिशिएंसी ऑडिटर्स रिपोर्ट में कहाँ आएगा, तो ये आपका आएगा ऑडिटर्स के रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में। याद रखिएगा, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस इट। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में आएगा, क्योंकि ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को कम्युनिकेट करना, ठीक है। हाँ, तो बस इतना ही दोस्तों, ये पूरा कवर हो चुका है। आप लोग इतना करके जाएंगे, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट है। और एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच।